चलिए बच्चों, तो हम कट करके तुरंत ही चालू कर लिए, है ना। अब हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल तो देख लिया कि भैया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ये होगा। इसके बाद अब हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी देखेंगे। चलिए, तो जो लोग पिछले वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए ये पार्ट मौजूद है, और ये हम लोग यहाँ से इसको कट कर दिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, देखा ये था कि इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिसाइड नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये बात इंटेंसिटी ऑफ लाइट से डिसाइड नहीं होगा। ये हाइगन्स वेव थ्योरी के अगेंस्ट जा रहा है ये मामला हाइगन्स वेव थ्योरी के अगेंस्ट जा रहा अभी से ही। तो तीसरी बात देखने जा रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या हुआ, अभी जो फिगर देखे होंगे, अब यहां पर हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, उसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फिक्स किया था। इंटेंसिटी फिक्स्ड, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दिया, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे इस प्रोसेस में, बिल्कुल इंटेंसिटी को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लिया गया और उसका ऑब्जर्वेशन ये देख लिया गया। ठीक है जी, नीचे मत भाग यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे नहीं जाएगा करंट, है ना। इस पर हम लोगों ने लिया क्या, फ्रीक्वेंसी, और ये देखा जब इसका रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, है ना, रिवर्स पोटेंशियल, अरे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और यहाँ पर आया करंट और यहाँ पर आया पोटेंशियल, ठीक, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया गया। ठीक, चलिए, यहाँ करंट, यहाँ वोल्टेज, या फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया गया, ये दिया गया एक फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसमें देखा गया ये कि वोल्टेज बढ़ाते गए, ये हमको देखने को मिला, और ये मिल गया इसका क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 फॉर न्यू नॉट, मैंने पहली फ्रीक्वेंसी जो आपने दी, पहली फ्रीक्वेंसी जो दी। ठीक है, अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी को हमने अप्लाई किया, ये तो रिवर्स पोटेंशियल वाला पार्ट है, इधर में तो हमने बढ़ाने का चाह भी नहीं रहे, अच्छा करना है तो कर लीजिए। ठीक है, फिर हमने उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। यहाँ पर जो सेकंड फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, अप्लाई करने के बाद का जो बिहेवियर मिला, ये V01 कह लीजिए, तो इसकी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिली, इसकी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिली V02, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, करेक्ट। फिर और हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, यानी कि थर्ड फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा था, किससे, इन दोनों से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से क्या हो गया, चेंज हुआ। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या था, मजे की बात ये थी कि ये जो सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट है उस पर असर नहीं पड़ा। ठीक, अब जरा इसको समराइज करें कि वो क्या, कि हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट से चेंज नहीं हुआ।
यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को जितनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी वो चेंज हो गई। यानी कि अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पर इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पर इलेक्ट्रॉन को जितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो बढ़ रही है, ये ऑब्जर्वेशन हमको ये बता रहा है। लेकिन सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट का नहीं बढ़ना फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड नहीं करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इंटेंसिटी डिसाइड करेगा। क्योंकि सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट ज़्यादा या कम हो रहा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम या ज़्यादा करने से, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है एक इलेक्ट्रॉन को वो डिसाइड कर रहा है फ्रीक्वेंसी। यानी कि अब एक लाइन में बात समझें, इंटेंसिटी विल डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी विल डिसाइड हाउ मच काइनेटिक एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन विल गेट। यही तो ऑब्जर्वेशन था, मिल रहा है हमको। आई रिपीट, intensity decide what will be the number of ejected electrons in the case of photoelectric effect, and frequency decides what will be the kinetic energy received by each electron, यानी एक इलेक्ट्रॉन को कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखे, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी we observed that stopping potential changed, stopping potential changed, but saturated value of current, saturated value of current remain unchanged। सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गया? अनचेंज रह गया। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब ये है दैट द अमाउंट of kinetic energy gained by each electron depends on frequency of the light इंसिडेंट ऑन इट। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी उस पर इंसिडेंट हुई होगी ये डिसाइड करेगा कि कितना काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगा। ठीक है जी, चलिए तो इसको आगे, कहानी को आगे हम बढ़ाएं। एक करेक्शन कर लें, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी मेरे हेडिंग में डल गया था, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना था इसमें, है ना, फ्रीक्वेंसी लिखना था। हम लोग फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को देख रहे थे, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बात को, मैं बाद में नोटिस किया जब अभी मिटाने जा रहा था तो मेरे को दिखा ये हेडिंग थोड़ा सा गलत डल गया था, है ना। चलिए तो अब एक चीज़ क्या किया गया फिर कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेक किया गया, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कोई मेटल ए लिया गया, मेटल ए के लिए देखा गया ये इसकी क्या थी स्टॉपिंग, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हमने इसके फ्रीक्वेंसी को
इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ाते चले गए तो इसका क्या हुआ मेटल ए के लिए हो रहा है, ए मेटल के, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका बढ़ता चला गया। माने फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ देखा जाए और मेटल ए लिया गया, मेटल ए को के लिए हमने देखा कि एक लीनियर ग्राफ, अगर कोई दूसरा मेटल लेते हैं तो उसके लिए कोई दूसरा लीनियर ग्राफ, इसकी अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं ये बता दूं कि अलग अलग मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग। ये न्यू नॉट या न्यू नॉट एस है, ये न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। न्यू नॉट इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और ये मेटल बी का ग्राफ दिख रहा था जो कि इससे जब बढ़ाया गया तो ये देखा गया। देखिए बात बुक का ही ग्राफ है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि करना क्या है, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस किसका, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ किसी मेटल ए के लिए देखा गया कि जैसे जैसे हमने थ्रेशोल्ड के ऊपर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चालू किया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने लगा, है ना, लीनियरली बढ़ता गया। मतलब डबल कर दिए फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल, ट्रिपल कर दिए तो भी ट्रिपल हो गया, ठीक है। उस मेटल बी के लिए जो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, फिर उस मेटल बी के लिए जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगा वो फिर डिफरेंट हो जाएगा, यानी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ये ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसको बढ़ाया गया तो मेटल बी के लिए वही, मेटल सी के लिए वही, मेटल डी के लिए वही। शर्त ये था कि हर मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, उससे लो फ्रीक्वेंसी में कुछ भी उससे नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने मेटल ए कम फ्रीक्वेंसी पर भी इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता था, लेकिन मेटल बी एज कंपेयर टू मेटल ए इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी इसको पहले से ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तभी इससे इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता था, इमिशन हो सकता था, ठीक है। ओके इसको लिटरेचर भी दे दें। क्या लिटरेचर देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल increases with increase in incident frequency linearly, ठीक है। कंडीशन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मिटाएं और आगे कहानी बढ़ाएं। चलो अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट की समरी ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, समरी ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था। तो समरी ऑफ एक्सपेरिमेंट पहला समरी के रूप में जो पॉइंट आएगा, क्या कि फॉर ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द सैचुरेटेड value of current depends on intensity of light incident. That means the number of electrons emitted will depend on intensity whatever the frequency may be, whatever the frequency
मे बी एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर क्या है जो भी हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, सॉरी उसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, बशर्ते वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो इजेक्ट करेगा। दूसरी बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल is not decided by the intensity of light. ये it means the Ke max received by each electron is not decided by intensity of light. तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या? थर्ड ऑब्जर्वेशन कि whatever the intensity may be, whatever the intensity may be, the stopping potential is decided by the frequency of light. It means the Ke max received by each electron is decided by frequency of light incident. Saturated value of current is independent. Saturated value of current is independent of frequency. यहाँ पर हमेशा से जो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ये बात ध्यान रहे। और जो फाइनल एक ऑब्जर्वेशन ये था कि देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिशन। मतलब लाइट उसके ऊपर गिरा और इसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन में कोई टाइम लैग नहीं था। इट वॉज 10⁻⁹ सेकेंड, बहुत कम होता है। माने लाइट इंसिडेंट हुआ और तुरंत इमिट कर गया। ये बात जो है सो एक ये भी देखा गया था, है ना, कि कोई टाइम लैग नहीं था। लाइट इंसिडेंट हुआ और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फटाफट करके निकल करके चले आए। तो ये मेन ऑब्जर्वेशन है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं जी। ठीक है जी। हाँ, अब जरा सा हम लोग देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाइगेंस वेव थ्योरी कि कैसे कैसे करेक्ट। हाइगेंस वेव थ्योरी के मुताबिक, हाइगेंस वेव थ्योरी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हाई एम्पलीट्यूड ऑफ वेव
amplitude of wave will decide the energy मतलब वेव थ्योरी जो थी है ना, एनर्जी. सो if intensity is increased, energy increases, and so stopping potential must have to increase as received energy by electrons will increase with increase in intensity. लेकिन but the observation says that stopping potential यानी KE max is independent of what? Independent of intensity. कहानी गई खत्म. ठीक है. एक फिर दूसरी बात क्या थी? फ्रीक्वेंसी वेव थ्योरी. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी frequency has nothing to deal with energy. But experiment suggests that KE max received by each electron is dependent on frequency. Dependent on frequency. वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है. ठीक. तीसरी बात वो क्या? तीसरी बात ये कि to convert waveform of energy to mechanical form, mechanical form, kinetic energy of electron will take time to emit the electrons, but experiment shows its instantaneous process. ये क्या है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. हो सकता है मेरा अक्षर पढ़ने में आपको दिक्कत जा रही हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं उससे क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं. ठीक है. यहां पर वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच में अच्छा खासा विवाद
खड़ा हो गया। इन 3 पॉइंट पर जाकर के विवाद खड़ा हो गया। हाइगन्स वेव थ्योरी ने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सबको एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है सो वेव है और वेव के कारण ऐसा हो रहा है और इस तरह का वेव फ्रंट बनता है और ये कहानी है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में हाइगन्स वेव थ्योरी टोटली फेल हो गई। ठीक है, टोटली फेल हो गई। करेक्ट। अब इसमें जो कॉम्प्रोमाइज होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। इससे पहले आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग देख लें, जो आइंस्टाइन ने दिया वो हम लोग क्या कर लें, देख लें। ठीक है जी। आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने क्या किया, उसने कहा एज पर क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ प्लैंक्स, ओके, क्या है वो, लाइट इज ए इन लाइट, वैसे नहीं कहें, इन लाइट देयर आर बंडल्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी known as क्या, किस नाम जानता है, फोटो। करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स होता है, आप फोटोन जानेंगे। एज पर क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ प्लैंक्स, इन लाइट देयर आर बंडल्स ऑफ एनर्जी नोन एज प्लैंक फोटोन। Each photon carries energy E equals to h nu, where nu को तो हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक। और तब आइंस्टाइन ने ये कहा कि when light is incident on the photosensitive surface, surface when light is incident on the photosensitive surface, what mean? A part of light is used as वर्क फंक्शन, मतलब मेटल को निकालने के, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वर्क फंक्शन क्या था, शुरू में याद कीजिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाले, वर्क फंक्शन। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है, E अगर उसके पास h न्यू है तो ये E उसको क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी देने में प्लस वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होगा। काइनेटिक मैक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को समझिए। यानी
कि जो भी एनर्जी है ये कुछ पार्ट पहला तो जाएगा इसके बाद फंक्शन, अगर इसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सके तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा उसको, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट ही नहीं होगी। यानी कि एच न्यू जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के बराबर होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एच न्यू माइनस फाई नॉट होगा। यानी फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। फाई नॉट इज व्हाट? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन कितने के बराबर होगा? ये एच न्यू नॉट के बराबर होगा, जहां न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे का जो कारण है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिसके बिलो अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि वो जस्ट उतनी ही एनर्जी देता है कि जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ सके। तो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट के बराबर होगा, है ना। मतलब ये सोचिए ना कि के अगर यदि मैंने एक सेकेंड, अगर यहाँ फाइंड आउट वर्क फंक्शन, तो अगर के ई जीरो हुआ तो न्यू बराबर न्यू न्यू बराबर न्यू नॉट होगा। तब देख लीजिए यहाँ पर के ई जीरो कीजिए, न्यू बराबर न्यू नॉट, तो फाइंड आउट बराबर एच न्यू इंटू न्यू नॉट। ये कहानी आ जाएगी, इसमें डाल के देख लीजिए। चलिए, तो हम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड एच कॉमन न्यू माइनस कितना? न्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। तो ऐसी भी ये बात हम लोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारे लिए मिल जाता है किस कंटेक्स्ट में? डील करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को। इसको कुछ कुछ हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस रिलेशन को। अच्छा, ये भी तय है कि चूंकि ये जो के ई है वो हो जाता है ई भी नॉट के बराबर, ई भी नॉट के बराबर, ई भी नॉट, यू नॉट न्यू नॉट नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है जी। तो ऐसे में हम इसको अगर ई भी नॉट डाल दें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट रखा जाए तो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई नॉट अपॉन ई भी लिख सकते हैं। अगर ये फाई नॉट रहा तो फाई नॉट अपॉन ई भी डाल सकते हैं, है ना। ये रिलेशन भी होल्ड कर सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है जी। तो ये तो हो गई कहानी हमारे इसकी। ठीक है, अब इसके बाद के जो टॉपिक्स बचते हैं वो है मैटर वेव का, मैटर वेव का, है ना। तो अब मैं एक बात आपके साथ बता दूं कि मैंने कहा कि वेव जो है सो मैटर, जैसे कि अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या कहता है, बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं। फोटोन इज ए पार्टिकल, यानी लाइट इज ए फोटोन, फोटोग्राफ, लाइट इज व्हाट? फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटोन्स, फोटोन इज ए पार्टिकल, यानी कि लाइट पार्टिकल है। यानी लाइट माने रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर में है, जबकि हाइगन्स ने क्या कहा कि ये वेव नेचर में है। यानी कि लाइट वेव नेचर से ही टोटल हम लोग फेनोमेना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह जो वेव थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन किए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको पार्टिकल लेने की नौबत आ गई, आइंस्टाइन ने उसको पार्टिकल कर दिया। इसका मतलब डुअल नेचर है किसका? रेडिएशन का। वेव की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, साथ में मैटर की तरह यानी पार्टिकल की तरह क्या हो रहा है? बिहेव कर रहा है। तो अभी आज के इस 2 पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेव जो है, रेडिएशन जो है वो वेव नेचर में भी होगा, पार्टिकल नेचर में होगा। अब जो अगला बात आएगी वो रिवर्स होगा। अब मैटर को हम लोग दिखाएंगे कि वो भी वेव नेचर को एग्जीक्यूट करता है, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ होगा, ये वेव की तरह बिहेव करेगा। यही देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है जी, चलिए।